हेलो स्टूडेंट, मैं सी टेट की क्लास के अंतर्गत लैंग्वेज के पार्ट के अंतर्गत आपको आज भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर है सीखना और अधिग्रहण करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं और जो बोली जाती है, सुनी जाती है और उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसमें हम लोग सिर्फ मनुष्यों की भाषा का ही अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि विचार ये क्या है। विचार ये मानव की विशेषता है और विचारों ने ही भाषा को जन्म दिया है। और इनके लिए सबसे पहले मैं आपको लिपि विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो विचार हैं, इन्हीं विचारों ने भाषा को स्थायी रूप देने की आवश्यकता के कारण लिपि का जन्म हुआ है। और लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। प्रतीक लिपि के अंतर्गत सबसे पहले मनुष्यों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों को प्रतीक के तौर पर निश्चित किया, जो कि प्रतीक लिपि के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात चित्रलिपि का आविष्कार हुआ और तत्पश्चात चित्रलिपि के विकसित रूप को भाव लिपि कहा जाता है। परंतु लिपि के इन रूपों से विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तौर से नहीं की जा सकती है। इसलिए मानव ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए। ये ध्वनि चिन्ह ही वर्तमान में लिपि के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि के बाद हम आपसे बात करते हैं हिंदी ध्वनि विज्ञान की। प्रत्येक भाषा में कुछ मूल ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अक्षर अथवा वर्ण कहते हैं। हिंदी की भी अपनी मूल ध्वनियाँ हैं। इनमें तो ज़्यादातर वैदिक ध्वनि समूह से ही आई हैं और कुछ देशी विदेशी भाषाओं से भी आई हैं। कुछ मूल ध्वनियाँ हिंदी भाषा की अपनी हैं और इन मूल ध्वनियों को यानी कि अक्षरों को, ध्वनि को अक्षर या वर्ण भी कहा जाता है। तो इनको हम 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी की इन मूल ध्वनियों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर वे ध्वनि या वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर गले से होती हुई मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है। यानी कि जो स्वर होते हैं वो उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के होता है। हिंदी में मुख्य स्वर 4 हैं: ह्रस्व अ, ई, उ और ऋ। और स्वरों के दीर्घ रूप क्रमशः आ, ई, उ, ऋ हैं। फिर इन दीर्घ रूपों का स्वरों के मेल से जब 4 संधि स्वर और बनते हैं, जैसे कि आ और ई को मिलाकर ए बना, आ और ए को मिलाकर ऐ बना, अ और उ को मिलाकर ओ, और आ और उ को मिलाकर ओ बना। तो इस तरह से ये हिंदी में स्वरों की संख्या 4 हुई। इसके अतिरिक्त अनुनासिक स्वर भी हैं।
अब हम बात करते हैं व्यंजन की। ये वे अक्षर हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलती हुई मुख विवर के उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है। स्वर में क्या है कि ध्वनि उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती, लेकिन व्यंजन में उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है। ये व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग। और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। इन व्यंजनों के लिए इनको वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अणा। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। और जो किसी वर्ग में नहीं है, अंतस्थ, वो व्यंजन है य, र, ल, व, अंतस्थ है। और कुछ और भी व्यंजन ये भी किसी वर्ग में नहीं है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि श, षटकोण वाला श, स और ह। तो इस तरह से 5 वर्ग जो हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स और ह है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी शब्द विज्ञान की। व्याकरण में जब एक या एक से अधिक अक्षर या ध्वनि या वर्ण से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। एक शब्द जो है ये एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई वह ध्वनि है जिससे अपने स्वतंत्र रूप में अथवा किसी वाक्य में प्रयुक्त होने पर एक निश्चित अर्थ का बोध होता है। यानी कि जो भी अर्थपूर्ण ध्वनि है इसको शब्द कहते हैं। शब्द ही भाषा के प्राण होते हैं और शब्दों के अभाव में भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस भाषा के पास जितना अधिक समृद्धशाली शब्दकोश होता है वो उस भाषा का उतना ही साहित्य भी अधिक समृद्धशाली और प्रभावशाली होता है। अब इसके बाद शब्द विज्ञान के बाद बात करते हैं हिंदी वाक्य विज्ञान। वाक्य ये ऐसे ध्वनि समूह को कहते हैं जिसमें भाव और विचार पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। वाक्य एक शब्द से लेकर के 10-20 शब्दों तक का हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उनसे किसी भाव अथवा विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है तो उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ। इस वाक्य में पढ़ रही के स्थान पर अगर क्रिया बदल दी जाए, पढ़ रही है, सो रही है, गा रही है, तो इनके अर्थ, इस वाक्य के अर्थ भी भिन्न भिन्न होंगे। क्रिया बदलने से वाक्य का अर्थ भी भिन्न होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों की एक ऐसी नियमबद्ध एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति है जिससे किसी भाव अथवा विचार की पूर्णता स्पष्ट होती है। हम बात करते हैं वाक्य के अंग की। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य का वो भाग जिसमें किसी के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि उद्देश्य का मुख्य अंश कर्ता होता है। और वाक्य का वो भाव जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मैं पढ़ रही हूँ। इसमें मैं शब्द जो है ये कर्ता है और ये उद्देश्य है। कर्ता के बारे में जो क्रिया है वो
विधेय है। पढ़ रही हूँ, ये विधेय है, ये क्रिया है। तो इस तरह से मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया। अब मैं आपको अर्थ विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्थ विज्ञान, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी भाषिक इकाई को हम किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो इससे मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। यानी कि जैसे वाक्य है, रूप है, शब्द हैं, मुहावरे हैं, इन सब का जो हमको अर्थ ग्रहण होता है वो क्या है? अर्थ। अर्थ की प्रतीति भी दो तरह से होती है, एक तो आत्म अनुभव के द्वारा और दूसरी है पर अनुभव के द्वारा। आत्म अनुभव में तो हम किसी भी चीज़ का अनुभव स्वयं करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि धूप बहुत तेज है, तो इसको मैंने स्वयं अनुभव किया, ये क्या हो गया? आत्म अनुभव। और पर अनुभव से बात करते हैं, जैसे जिस क्षेत्र में हमारी पहुंच नहीं होती है उस क्षेत्र से संबद्ध शब्द के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरे के अनुभव या ज्ञान पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपको कि जहर का मुझे तो कुछ अनुभव नहीं है, परंतु दूसरे लोगों के द्वारा ये ज्ञात है कि जहर जो है ये जीव को मार डालने वाला पदार्थ होता है। इसलिए जहर शब्द का जो अनुभव है ये पर अनुभव है। अब मैं बात करती हूँ आपसे प्रोक्ति विज्ञान की। प्रोक्ति विज्ञान यानी कि इसमें तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त और आपस में आंतरिक रूप से सुसंबद्ध एक से अधिक वाक्यों की ऐसी व्यवस्थित इकाई है जिसको प्रोक्ति कहते हैं। यानी कि प्रोक्ति में एक वाक्य से अधिक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों का क्रम भी तर्कपूर्ण होता है। ये आंतरिक रूप से आपस में संबद्ध होते हैं और ये वाक्य तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त, आपस में सुसंबंधित, अर्थद्योतन की दृष्टि से पूर्णता के कारण एक इकाई के रूप में प्रतीत होते हैं। आज की आपकी सीटेट की क्लास में हिंदी भाषा के अंतर्गत इतना ही है। अगले ऑडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी। थैंक यू।